हेलो बच्चों, आज हम नीट फिजिक्स 2021 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। जैसा आपको कहा था, इस पेपर के साथ साथ हम आपको सारे क्वेश्चंस के कंसेप्चुअल बैकग्राउंड समझा रहे हैं। इन कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को बच्चों अगर आप कहे कि अच्छी तरह फोकस करते हैं, 2-3 बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चों ये गारंटेड मान लीजिए क्वेश्चन आपको क्या है कि नीट 24 में भी बिल्कुल सिमिलर नेचर के मिलेंगे। आपको क्या है कि जो पिछले 5 सालों के मैं सोल्यूशन कराने जा रहा हूं बच्चों, मैंने आपको क्या है कि 2023 का करा दिया है, 2022 का करा दिया है, 2021 का बच्चों आज करा रहा हूं मैं आपको पेपर डिस्कस, और 2020 एंड 19 का बहुत जल्दी आपको क्या है कि पेपर डिस्कस कराऊंगा। बच्चों इन 5 सालों के पेपरों को यदि आप कहे कि रेगुलरली इनके कंसेप्चुअल बैकग्राउंड को क्या है कि ढंग से डीपली स्टडी करते हैं बच्चों, अच्छे फोकस माइंड से प्रिपरेशन करते हैं, तो नीट 24 के पेपर के अंदर बच्चों बिल्कुल सिमिलर नेचर के क्वेश्चन आएंगे। और आप इजी वे के अंदर बच्चों, जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, वो भी बच्चों क्या है कि कंफर्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 40+ क्वेश्चन क्या है कि सही जरूर बनाएंगे। तो बच्चों देर किस बात की है, इसे फोकस करना शुरू कर दीजिए ताकि नीट 24 में क्या है कि डॉक्टर बनने के सपने को अपन साकार कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in figure. Potential difference across L, C and R is 40 volt, 10 volt and 40 volt respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10√2 ampere. The impedance of the circuit is, बच्चों इंपिडेंस जब भी निकालना होता है एसी सर्किट में हम लिखते हैं वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस या वी नोट अपॉन आई नोट। पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू से डिवाइड करिए, आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू से डिवाइड करिए। और इंपिडेंस को क्या लिखते हैं बच्चों, √r² प्लस x² लिखते हैं बच्चों। और वैसी सर्किट के अंदर वोल्टेज में फेज डिफरेंस होता है, तो बच्चों जो टोटल वोल्टेज जो होता है वी, उसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, वी आर, जो रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इसका स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। ये हमारा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है बच्चों। तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। बच्चों यहां पर अगर ये आर है, ये बच्चों एल है और ये सी कैपेसिटर है बच्चों, और ये हमारा एसी सर्किट का वोल्टेज है वी। तो बच्चों हम वी को लिखते हैं वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसका हम करते हैं बच्चों अंडर रूट, और साथ में बच्चों हमें कहेगी आई आर एम एस इक्वल लिखते हैं बच्चों वी आर एम एस अपॉन जेड। जेड होती है बच्चों इंपेडेंस, और आई आर एम एस इक्वल टू होता है बच्चों पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2, जिसको करंट, पीक वैल्यू का मतलब करंट का एम्पलीट्यूड। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों हम वीआरएमएस निकाल रहे हैं। देखो आपको ये कितना दे रखा है, इंडक्टेंस पे वोल्टेज जो 40 वोल्ट दे रखा है, कैपेसिटर पे बच्चों क्या है 10 वोल्ट दे रखा है, आर पे आपको 40 वोल्ट दे रखा है। तो बच्चों सर्किट के अंदर जो वीआरएमएस आएगा, ये आएगा आपको आर पे दे रखा है बच्चों 40 वोल्ट, और एल पे दे रखा है बच्चों 40, और सी पे दे रखा है 10 बच्चों। इसे सोल्व करेंगे 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर मतलब 1600 प्लस 900 बच्चों कितना हो जाएगा 2500। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा 50 वोल्ट। ये तो बच्चों हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, वी का मतलब वी आर एम एस आ गया। अब बच्चों आई आर एम एस देखिए, आई आर एम एस आपको बताएगा पीक वैल्यू दे रखी 10√2, तो 10√2 डिवाइड बाई √2, ये हो गया बच्चों 10 एम्पियर। अब हम आराम से बच्चों की है कि इंपीडेंस निकाल सकते हैं। इंपीडेंस आएगा बच्चों वी आर एम एस डिवाइड बाई आई आर एम एस, और वी आर एम एस हमारे पास कितना है बच्चों 50 वोल्ट, आई आर एम एस हमारे पास बच्चों 10 एम्पियर, ये आएगा बच्चों 5 ओम। अब 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हम टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन डी को हमारा करेक्ट आंसर। Find the value of the angle of emergence from the prism. Refractive index of the glass is √3। बच्चों हमें यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन यूज करनी होती है स्नेल्स लॉ की, जो क्या होती है किसी एक मीडियम के अंदर बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों ये लगाना होता है।
और रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे बच्चों नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन के सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो क्या है बच्चों, ये हमारा स्नेल्स लॉ है। अगर ये बच्चों फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है। अगर बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, यहाँ का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो बच्चों स्नेल्स लॉ की इक्वेशन होती है म्यू1 sin i इक्वल टू लिखते हैं बच्चों म्यू2 sin r। ये हम इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बच्चों, प्रिज्म आपको दिखा रखा है, ये प्रिज्म का डायग्राम है जो आपको पिक्चर में दे रखा है। तो ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। जो लाइट रे बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसका नाम मान लो ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए बी सरफेस पे जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है बच्चों। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया बच्चों। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 60 बच्चों, ये 90 है। 60 और 90 कितना हो गया बच्चों 150, ये हो गया 30 डिग्री। ये 30 बच्चों, ये 90 है। 30 90 कितना हो गया बच्चों 120, ये एंगल हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे ये एंगल नॉर्मल से ये कितना बनेगा 30 डिग्री। और यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना दे रखा है बच्चों आपको प्रिज्म के मटेरियल का √3। डेंसर मीडियम से लाइट रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। ये हमें पूछा बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो यहाँ पे लगा देंगे स्नेल्स लॉ की इक्वेशन। तो प्रिज्म के अंदर बच्चों रिफ्रैक्ट इंडेक्स है √3 म्यू इनटू sin i। बाहर बच्चों एयर है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स है 1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो बच्चों √3 इनटू sin 30 होता है 1/2। ये हो गया बच्चों sin e। तो बच्चों sin e की वैल्यू होगी हमारे पास √3/2, जिसको हमने लिख दिया sin 60 डिग्री। तो बच्चों e हमारे पास हो गया 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है एंगल ऑफ इमर्जेंस बच्चों, यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने पर आंसर आता है ए। हम टिक कर देंगे बच्चों आंसर ए को करेक्ट आंसर। A dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move? बच्चों आपको क्या है कि पिक्चर में डायपोल बता रखा है। बच्चों डायपोल क्या है कि या कोई भी सिस्टम हो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी बच्चों क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी से गवर्न होती है। जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जिस डायरेक्शन बच्चों, उस डायरेक्शन में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो डायपोल उस डायरेक्शन मूव करेगा जिस डायरेक्शन इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि लाइंस के बीच में स्पेसिंग जितनी कम होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। तो जब अपन क्या है कि राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है बच्चों, -q से +q। ये कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने का कंसेप्ट है। पहली बात तो क्या बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। This is inversely proportional to spacing between field lines। ये तो पहली बात है बच्चों। दूसरी बात है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डायपोल की उसको लिखा जाता है डायपोल मोमेंट P.E से, मतलब -P cos थीटा। और हमेशा स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। हमें जो पिक्चर बता रखी है बच्चों, ये -q है, ये +q है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। और बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेपरेशन क्या होता जा रहा है, लाइंस के बीच में बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखेंगे, -Pe cos थीटा। यहाँ पे बच्चों P और E के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों +P। अब सिस्टम क्या करेगा बच्चों, सिस्टम कोशिश करेगा पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने की। P तो बच्चों कांस्टेंट है,
तो जिस डायरेक्शन में ई कम होगा, ई किधर कम हो रहा है बच्चों, राइट साइड डायरेक्शन में, तो हमारा डाइपोल मूव करेगा बच्चों राइट वर्ड। तो बच्चों जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, वो चार ऑप्शन में से हम टिक करेंगे टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीज। ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V given by V equal to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would be given by। बच्चों कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट चलती है बच्चों, क्या कि हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे बच्चों, एक आया था मैक्सवेल, एक था बच्चों एम्पियर। ओके, तो एम्पियर साहब ने क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं समझा पाए थे, वो कंडक्शन करंट को बात कर रहे थे। तो बच्चों क्या है कि एम्पियर के क्या है कि लॉ को मॉडिफाई किया गया बाद में, और डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि करंट की कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सके। ओके, तो नाम क्या हो गया बच्चों, मैक्सवेल क्या है कि एम्पियर लॉ हो गया। ओके, तो यहां पे क्या है कि सर्किट में याद रखना, एक टाइम में क्या है कि जो भी कंडक्शन करंट चलेगी वो तो कहां पे चलेगी बच्चों, वायर के अंदर, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट चलेगी बच्चों वो कहां पे चलेगी, वो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। ओके, और याद रखिए बच्चों कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है। एक टाइम में एक ही करंट चल रही है, और डिस्प्लेसमेंट करंट को क्या लिखते हैं बच्चों, एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन dt, जिससे क्या लिखते हैं एप्सिलॉन 0 फाई को क्या लिखेंगे बच्चों, ई इंटू डी। ओके, डी बाई डी टी। फाई यहां पे क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जिसको क्या लिख दिया ई, और ई को क्या लिख दिया बच्चों वी अपॉन डी। ई को क्या लिख दीजिए बच्चों, वी अपॉन डी लिख दीजिए। तो ये भी फॉर्मूला आपके आगे काम आने वाला है बच्चों, सी डीवी अपॉन डी टी। फिलहाल तो हम क्या है कि बच्चों आपको क्या पता है कि कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है। अब बच्चों कंडक्शन करंट को कैसे लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, और ये दोनों सेम होती है बच्चों। अब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। आपको सर्किट के अंदर बच्चों क्या है कि वोल्टेज दे रखा है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बच्चों सीवी, जो कितना हो जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी, ये देगा हमें कंडक्शन करंट जो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है। डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो साइन mx का डिफरेंस होता है बच्चों m cos mx, साइन ओमेगा टी का होगा बच्चों ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो बच्चों ये हमारे पास कंडक्शन करंट है जो डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वल होती है, तो कितना लिख देंगे, वी नोट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों, वी नोट ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। चार ऑप्शन जो दिखा रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को हमारा करेक्ट आंसर। A thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by। बच्चों यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में आपको थिक करंट कैरिंग केबल दे रखी है जिसकी रेडियस r है। तो बच्चों यहाँ पे एम्पियर सर्किट और लो लगा के अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसका स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इक्वल टू लगाएंगे बच्चों म्यू नोड आई, और आई कौन सी होती है बच्चों, जो कहेगी एम्पियर लूप में करंट एनक्लोज्ड है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के सोल्व करने के की कंसेप्ट में हम ये दो चीजों का यूज करेंगे बच्चों। अगर ये हमारा वायर है, एम्पियर लॉ कब लगता है बच्चों, जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है, ये सेंट्रल लाइन है, और मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। अगर वायर की रेडियस बच्चों आर है
तो बाहर के पॉइंट पे जो फील्ड लगाते हैं बच्चों तब तो डायरेक्ट होता है, बी इक्वल टू होता है बच्चों म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, जब बच्चों आर ग्रेटर देन आर होता है। लेकिन अंदर के पॉइंट पे जब निकालते हैं बच्चों तो हमें करंट निकालनी पड़ती है। कैसे? जब क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर है तो करंट आई है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों यूनिट होगा तो करंट होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। जब क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा बच्चों पाई आर स्क्वायर होगा कब? जब बच्चों आर स्मॉल लेस देन होगा आर से। तो बच्चों करंट को हम लिखेंगे आई डैश, जो कितना हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों एम्पलीट्यूड लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जिसको अपन सॉल्यूशन में देख रहे हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने का सॉल्यूशन है बच्चों। बाहर के पॉइंट पे तो डायरेक्ट है, अंदर के पॉइंट पे बी डॉट डीएल इक्वल टू करेंगे म्यू नोट आई डैश हो जाएगा बच्चों आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा बच्चों? बी आ जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो अंदर के पॉइंट पे बच्चों बी प्रोपोर्शनल आर आएगा, बाहर के पॉइंट पे तो आपने देख लिया बच्चों बी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर है। तो इसका ग्राफ देख सकते हैं आप बी का आर के साथ, ये ग्राफ इस तरीके का होगा। बाहर के पॉइंट पे बच्चों बी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर है और अंदर के पॉइंट में बी प्रोपोर्शनल आर है। बच्चों जो 4 ग्राफ दे रखे हैं उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है बच्चों ऑप्शन सी, तो हम ऑप्शन सी को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे बच्चों। A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on a leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter means बच्चों parallel beam आ रही है और parallel beam की फॉर्म में जा रही है, मतलब क्या है कि इमेज बन रही है बच्चों, फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। तो बच्चों याद रखिए कॉन्वेक्स लेंस की क्या है, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की होती है नेगेटिव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये बच्चों हमारा कॉनकेव लेंस है। अगर यहां से पैरेलल बीम आएगी और पैरेलल बीम की फॉर्म में वापस जाना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये लाइट बच्चों ऐसे जाके कन्वर्ज हो। मींस इसका क्या है, कॉनकेव लेंस का ही फोकल पॉइंट होना चाहिए तो ये लाइट पैरेलल बीम की फॉर्म में जा सकती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। इसका फोकल लेंथ f1 बच्चों f2 और ये इनके बीच का सेपरेशन d। इमेज फाइनल बन रही बच्चों इन्फिनिटी पर। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन। देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव की फोकल लेंथ दे रखी है बच्चों 5 सेंटीमीटर और दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस है d। तो देखो पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u, u नेगेटिव लिखा इक्वल टू 1/f। तो बच्चों इसे सोल्व करेंगे हम तो v1 आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आने का मीनिंग है बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये बच्चों 20 सेंटीमीटर है। ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये 20 थी बच्चों और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ बच्चों 5 है। तो ये डिस्टेंस डी ऑटोमेटिकली कितनी होगी बच्चों, 15 हो गई नहीं हो गई? तो बच्चों डी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। आप इसे चाहते हैं तो यूं भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ये वाला सॉल्यूशन इजी पड़ेगा 1/f। तो बच्चों f तो कितना हो जाएगा उसका इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2। बच्चों f तो कहाँ है फाइनल इन्फिनिटी पर, 1/f1 कितना है 20, 1/f2 कितना है 5, ये d अपॉन f1 कितना है 20 और f2 कितना है बच्चों 5, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास कितना हो गया है 1/20 माइनस 1/5 प्लस d अपॉन 100 इसे, और ये हो जाएगा बच्चों 0। तो ये 1/5 माइनस 1/20 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों d अपॉन 100। जिसे सोल्व करेंगे तो 20 एलसीएम ले लिया बच्चों, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/20।
20 से बच्चों 5 बार कट गया, तो डी आ गया फिर से 15 सेंटीमीटर। पर आप ये लंबा पड़ेगा बच्चों, डायरेक्ट कर लेना। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसी को हम टिक करेंगे बच्चों। An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function if m mass of photoelectron emitted from the surface is de Broglie wavelength lambda d, then बच्चों 4 ऑप्शन में से क्या है कि हमें करेक्ट आंसर लिखना है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी वेवलेंथ दे रखी है आपको लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम लैम्डा क्या लिख सकते हैं बच्चों, एनर्जी लिखते हैं अपन hc अपॉन लैम्डा। और यहाँ पे क्या है कि मेटल का वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन क्या बताता है, आइंस्टीन की इक्वेशन होती है बच्चों एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। ये आइंस्टीन की इक्वेशन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जिसको लिखेंगे hc अपॉन लैम्डा, वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। तो बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी के सीधा इक्वल होगा हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी के सीधा इक्वल होगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये तो कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लिखते हैं बच्चों h अपॉन p, ई मोमेंटम है जिसको लिखेंगे h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो किसके इक्वल होगा यहाँ पे hc अपॉन लैम्डा के। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, देखो बच्चों लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल लिख दिया अपन ने h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया बच्चों अपन ने hc अपॉन लैम्डा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो बच्चों, तो लैम्डा डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों h स्क्वायर अपॉन 2m hc अपॉन लैम्डा। जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, एक h से एक h काट लीजिए, कितना हो गया बच्चों लैम्डा h डिवाइड बाई 2mc। अब आपको पूछा है बच्चों लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा देख रहे हो आप, लैम्डा आ रहा है 2mc लैम्डा डी स्क्वायर डिवाइड बाई h, 2mc अपॉन h लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा आ रहा है बच्चों 2mc अपॉन h लैम्डा डी स्क्वायर। तो 4 ऑप्शन जो है बच्चों, 4 ऑप्शन में से क्या है कि आपको करेक्ट आंसर दिखना है ऑप्शन सी। तो इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। Column 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match column 1 and column 2 with appropriate relations. Column 1, column 2 इसमें लिखा हुआ बच्चों A में drift velocity, B में electrical resistivity, C में relaxation period और D में लिख रखा है बच्चों current density। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है बच्चों m अपॉन n e स्क्वायर है बच्चों, m n e स्क्वायर रो। और ये है बच्चों NEVD EE अपॉन m इंटू टो, और ये लिखा है बच्चों करंट डेंसिटी E अपॉन J। बच्चों क्या है कि कंसेप्ट ये है हमारे पास, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। देखो पहली बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है बच्चों स्पीड एक्वायर्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको लिखते हैं बच्चों A इंटू टो से। और A क्या होता है, टो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों, E अपॉन m इंटू टो। ये तो बात होगी बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर किसकी, रेजिस्टिविटी की। बच्चों रेजिस्टेंस को लिखा जाता है R इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर A टो। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि R A अपॉन L, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, R A अपॉन L को। ये होता है m अपॉन n स्क्वायर टू। बात आती है बच्चों रिलैक्सेशन पीरियड की एंड करंट डेंसिटी की।
करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों? आई अपॉन ए होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं? ई अपॉन रो। और इसी तरीके से देखो बच्चों, आपको कुछ तो मिल ही गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई है आपके पास, क्या है कि रेसिस्टिविटी मिल गई है, आपको करंट डेंसिटी मिल गई है, और आपको रिलैक्सेशन पीरियड, यहां से आप करंट डेंसिटी लिख ही दिया, रिलैक्सेशन पीरियड भी आप लिख सकते हैं। तो ए तो क्या मिल गया बच्चों? देखो सॉल्यूशन, ए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कनेक्शन तो किससे हो गया है? ई अपॉन एम इंटू टो से, तो ये तो 3 से हो गया बच्चों। बी का देखो, जो दे रखा है आपको रेसिस्टिविटी। अच्छा बच्चों, रेसिस्टिविटी को लिखेंगे अपन, ये रहा रेसिस्टिविटी, लिखेंगे बच्चों एम अपॉन एन स्क्वायर टो। तो यहां से टो जो रिलैक्सेशन टाइम है ये हो जाएगा बच्चों एम एन स्क्वायर रो। ओके, तो ये यहां से रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा, कितना आ गया बच्चों? एम अपॉन एन स्क्वायर रो, ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम मिल गया। तो बच्चों बी, सी जो था ना रिलैक्सेशन टाइम, ये बच्चों आपका मिल गया 1। और रेसिस्टिविटी ये तो बच्चों डायरेक्ट ही है, ई इक्वल टू रो इंटू जो, ये करंट डेंसिटी मिल गई है हमारे पास, डी वाला जो ऑप्शन है, करंट डेंसिटी ई इक्वल टू कर दी ई अपॉन जे, करंट डेंसिटी ये डी से मैच किया, 4 से मैच कर गया बच्चों, डी वाला ऑप्शन आपको 4 से मैच कर गया है। करंट डेंसिटी जे, जे होता है बच्चों, जे होता है बच्चों आई अपॉन ए, जी होता है बच्चों आई अपॉन ए, जिसको क्या लिखेंगे अपन? एन ई वी डी। क्यों लिखेंगे? आई होता है बच्चों एन ई ए वी डी, तो आई अपॉन ए इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जो कितना आएगा? एन ई वी डी। तो ये लो बच्चों, ये भी आपका मैच कर गया है, करंट डेंसिटी डी वाला मिल गया 2 से। अब बी बचा बच्चों, बी है आपके पास इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, तो बी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 4। देखो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर्मूला होता है बच्चों E इक्वल टू होता है रो इंटू जे। ये हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का कंसेप्ट है। ओके, तो बी हमारे पास क्या बन गया बच्चों? बी हमारे पास बन गया इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी 4। तो हमारा क्या क्या मिल गया बच्चों? ए मिल गया 3 से, बी मिल गया हमारा 4 से, ठीक है, बी मिल गया हमारा 4 से, ए 3 से मिल गया, बी 4 से मिल गया, सी 1 से मिल गया, डी 2 से मिल गया बच्चों। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो हम ऑप्शन 1 को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर है। A radioactive nucleus ZXA undergoes spontaneous decay in the sequence ZXA, Z-1b, Z-3c, Z-2d, where Z is the atomic number of element X. The possible decay particles in the sequence are। बच्चों आपको ये याद रखना है कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है सब में Z और A कंजर होता है। जब भी कोई कहेगी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अल्फा पार्टिकल डीके करता है, तो बच्चों उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर अल्फा निकालेगा तो प्रोडक्ट न्यूक्लियर का एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा और मास नंबर बच्चों 4 कम हो जाएगा। एनर्जी वगैरह की बात नहीं कर रहे। और अगर कहेगी बच्चों कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर बीटा निकालेगा, बीटा का मीनिंग बीटा माइनस, तो बच्चों प्रोडक्ट न्यूक्लियर का एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर अनचेंज रहेगा। और कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर बीटा प्लस निकालेगा तो प्रोडक्ट न्यूक्लियर का एटॉम नंबर 1 कम हो जाएगा, मास नंबर अनचेंज रहेगा। गामा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों यही चीजें हमें यहाँ पे देखनी है सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे ZX है, यहाँ पे Z-1 हो गया, तो Z-1 कब होगा? जब यहाँ पे +1 निकलेगा। +1 निकलने के बाद बीटा प्लस निकलेगा। ZXA से Z-1b बनेगा बच्चों कब? जब यहाँ पे निकलेगा +1 E0, मतलब बीटा प्लस निकल गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे Z-1 से Z-3 कब बनेगा? जब बच्चों यहाँ पे Z-1BA, इससे बच्चों अगर अल्फा निकल जाएगा तो ये Z-3 हो जाएगा।
और मास नंबर 4 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला बच्चों, अब निकला अल्फा। अब बच्चों Z-3 से Z-2 कब होगा, जैसा आपको पता रखा कि यहाँ पे निकलेगा बच्चों बीटा माइनस निकलेगा तो एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो Z-3 से ये हो जाएगा बच्चों, देखो Z-3 Ca-4, इससे क्या निकला, इससे निकला -1 बीटा 0, तो ये हो जाएगा Z-2। बीटा माइनस निकला तो एक +1 बढ़ जाएगा, दिखा रखा है बीटा माइनस निकलने पर +1 हो जाता है। और इसके अंदर बच्चों D, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इसका मीनिंग क्या क्या निकल रहा है बच्चों, पहले निकल रहा है आपके पास बीटा प्लस, फिर निकल रहा है अल्फा, फिर निकल रहा है बीटा माइनस। तो बच्चों 4 ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25 ohm. What will be the effective resistance if they are connected in series? बच्चों जब क्या है कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं बच्चों तो R इक्विवेलेंट होता है R बाई N। अगर वही रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में हो जाए तो R इक्विवेलेंट हो जाता है NR। ओके, तो क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट देखिए। जब बच्चों N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बच्चों और जिसमें हर की वैल्यू कितनी है N है, तो R बाई N होता है। दूसरी बात बच्चों, अगर उन्हीं को अगर हम N आइडेंटिकल को किस में कनेक्ट कर दे बच्चों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट हो जाता है NR। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पहले हमें दे रखा है बच्चों 4 वायर से आइडेंटिकल, R इक्विवेलेंट कितना हो रहा है बच्चों 0.25, तो इसका मतलब R कितना था बच्चों 1 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस बच्चों 1 ओम था। अगर बच्चों इन्हीं को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1, 4 ओम आ जाएगा। तो बच्चों हमारा क्या है कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। A particle is released from height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respective. बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, और मैकेनिकल एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। ये कॉन्सेप्ट है। और काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बच्चों हाफ mv² से, पोटेंशियल लिखते हैं mgs से, h रेफरेंस पॉइंट से हाइट होती है। ये क्वेश्चन सोल्व करने का हमारा कॉन्सेप्ट है। पहली बात बच्चों, इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मैकेनिकल एनर्जी जो समय बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये बच्चों कांस्टेंट होती है। पहली बात। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं बच्चों हाफ mv² से, और कोई भी रेफरेंस डेटम लेवल जिससे h हाइट पे बच्चों कोई पार्टिकल होता है तो उसकी पोटेंशियल लिखते हैं अपन mgs से। अब क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं बच्चों हम सॉल्यूशन। मान लो बच्चों ये h हाइट से हमने पार्टिकल को छोड़ा है और ये स्मॉल h पे कभी आता है, जहां पे आपको क्या दे रखा है इसकी काइनेटिक एनर्जी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है। ओके, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों mgh इक्वल टू क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से तो बच्चों हमें मिल गया h और कैपिटल H का रिलेशन। स्मॉल h आ गया बच्चों कैपिटल H/4।
एक रिलेशन तो हमारा आ गया है, एच की जगह उसने एस दे रखा है बच्चों, तो एस लिख दो, कोई बात नहीं। अब बच्चों क्या है कि बात करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। वेलोसिटी पूछी ना, तो हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स है। एच की वैल्यू डाल दी हमने s/4। तो बच्चों जो कट रहा है उसे काट लीजिए, 2 से 2 बार कट गया, m से m कट गया बच्चों, तो v स्क्वायर हो गया हमारा 3gs/2। तो v आएगा बच्चों हमारा अंडर रूट 3gs/2। तो 4 ऑप्शन जो है बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। The half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hour would be. बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है कि हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एक्टिविटी क्या है कि इनिशियल एक्टिविटी की 1/2 हो जाएगी, और कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है बच्चों, एक्टिविटी को क्या है कि सोल्व करने के फॉर्मूले पॉसिबल ये होते हैं, इनिशियल एनोड इनिशियल एक्टिविटी है, या फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये टी यहाँ पे टाइम इंटरवल है, कैपिटल टी हाफ लाइफ है, और बच्चों ग्राफ देखेंगे एक्टिविटी का टाइम के साथ, तो ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। और हाफ लाइफ वो इंटरवल है जिसमें क्या की एक्टिविटी आधी हो जाती है। अब आपको 2 बातें और याद रखनी बच्चों, जब टाइम इंटरवल कितना होता है हाफ लाइफ का आधा बच्चों, एक्टिविटी हो जाती है a0/√2। अब क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, सॉल्यूशन देखिए। आपको क्या है कि हाफ लाइफ कितनी देर की 100 आवर, और टाइम कितना दिया है बच्चों, टाइम दिया आपको 150 आवर, मीन्स कितना हो गया ये 1.5 हाफ लाइफ हो गई है। तो बच्चों डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 1.5 हाफ लाइफ में कितना होगा, एक हाफ लाइफ में हो जाएगा a0/2, और आधी हाफ लाइफ में जो है बच्चों उसका 1/√2, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 1/2√2, कितना फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन जो है बच्चों, उसमें 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसी को हम टिक करेंगे, मीन्स a/a0 आएगा हमारा 1/2√2, कितना फ्रैक्शन हो जाएगा। A cup of coffee cools from 90 degrees centigrade to 80 degrees centigrade in T minutes when the room temperature is 20 degrees centigrade. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees centigrade to 60 degrees centigrade at a room temperature same at 20 degrees centigrade is. बच्चों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम इक्वेशन लगाते हैं एवरेज वाली, ये कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों की रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सिस ऑफ टेम्परेचर के। ए हॉट ऑब्जेक्ट कूल्स फास्टर देन ए कोल्ड ऑब्जेक्ट, ओके, और ये हमारी इक्वेशन होती है बच्चों, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इस ये एवरेज मेथड है बच्चों, कम टेम्परेचर चेंज होता है तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए क्या दे रखा आपको, 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड आने में 90 माइनस 80, डिफरेंस में सेल्सियस केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ता, टी टाइम लगता है, इक्वल टू के 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर है 20, जिससे सोल्व करेंगे अपन, ये आ गया के, ये हो जाएगा 85 माइनस 20, ये हो जाएगा 10/T। तो यहां से बच्चों के की वैल्यू मिल गई हमें 10 ये तो हो गया कितना 65, 5 से काटा बच्चों 2/13T। अब बच्चों हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कहां से कहां तक, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना टाइम लगेगा, मान लो टी डेज टाइम लगता है, के की वैल्यू डाल दी बच्चों 2/13T। 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा बच्चों 70, डिवाइड बाई 2 करेंगे ना तो एवरेज हो गया, माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना बच्चों 20, इसे सोल्व करेंगे, ये तो कितना हो गया बच्चों 50, और ये कितना हो गया 10/T डैश,
तो 10 अपॉन टी डैश इक्वल टू हो गया बच्चों 2 अपॉन 13t इंटू ये कितना हो गया बच्चों 50। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, 10 से 5 बार कट गया तो कितना हो गया 10, तो 13t अपॉन 10 आ गया बच्चों। ये आपको आ गया बच्चों टी डैश। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of 3.3 into 10 power minus 3 watt will be as the Rekha Planck constant 6.6 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। बच्चों जब भी नंबर ऑफ फोटोन निकालना होता है तो क्या होता है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है आपको पर सेकेंड, तो करेंगे टोटल एनर्जी इंसिडेंट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन से, या फिर इस फॉर्मूले को लगा देंगे सीधा। ये तो लगाएंगे बच्चों कितना पावर इन वाट इंटू 5 इंटू 10 की पावर 24 इंटू लेमडा इन मीटर। ये क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बच्चों। अब सॉल्यूशन देखिए, ये है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। पावर दे रखी है हमें कितनी 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 24। और बच्चों वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसे सोल्व करेंगे अगर हम तो देखो क्या क्या आ रहा है, ये 10 की पावर माइनस 3, ये 10 की पावर 24 है, ये 10 की पावर माइनस 9 है, और ये 10 की पावर 2 है बच्चों। तो कितना हो गया 24 माइनस 3 तो हो गया 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 में से बच्चों 9 चला गया तो 23, 24 बचेगा बच्चों 20। ये कितना हो गया बच्चों माइनस, देखो 24 और 2 हो गया बच्चों 26, 26 में से 9 चला गया बच्चों तो 17 बचेगा। अब कितना हो गया बच्चों 5 इंटू 6 30 हो गया, 30 इंटू 3.3, ये 24 था बच्चों, 6 और 3 9 है, 24 और 2 26, 26 में से जाएगा बच्चों 9, 16, 17 बचेगा तो 18 हो जाएगा। इसको देखिए बच्चों 24 और 2 26, 26 में से बच्चों जाएगा हमारा 9, 26 में से 9 जाएगा बच्चों तो बचेगा कितना, 26 में से 10 जाता तो 16, 17 बचा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 399 इंटू 10 की पावर 7। तो ये बच्चों हो गया 100 लिख दिया। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से चेक करिए। 5 इंटू 10 की पावर 24, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोट, 600 नैनोमीटर, 6 इंटू 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, ये हमें आ रहा है 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 600 नैनोमीटर, ठीक है, इंटू 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब ये लो बच्चों -9 और -12, -12 हो गया ना, हाँ -12, 24 और 2 26, 26 में से 12 गया बच्चों तो 16, 14 बचा। देखो 10 की पावर 2
इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। 3.3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2 -9 प्लस 24 -3 -3 दो बार कहां से आ गया? 3.3 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर 24 था, 600 इंटू 10 की पावर -9 था, 10 की पावर 2 भी लिख दिया है, तो ये 10 की पावर -3 एक्स्ट्रा आ गया। देखो ना, 3.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 24, 600 इंटू 10 की पावर -9, तो 3.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 की पावर -9, तो 3.3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 2 -9 प्लस 24, तो 24 और 2 कितना हो गया? 26, 26 में से 12 जाएगा तो 14 बचेगा, 6 पंजे 30, ये हो गया 99 इंटू 10 की पावर 14, तो 10 की पावर 16 हो गया, तो इसको टिक कर देंगे। तो बच्चों हमारा बनेगा 10 की पावर 16। तो 4 ऑप्शन जो है उसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे। A body is executing simple harmonic motion with frequency and the frequency of its potential energy। बच्चों याद रखना, एसएचएम के अंदर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों एसएचएम नहीं करती, ऑसिलेटरी मोशन करती है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी को अगर लिखूं मैं हाफ के एक्स स्क्वायर, बच्चों एक्स को लिख दिया मैंने ए साइन ओमेगा टी, इसको लिख दिया बच्चों मैंने हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको लिख दिया बच्चों मैंने 1/4 के स्क्वायर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, जिसको लिख दिया बच्चों 1/4 के स्क्वायर 1 माइनस कोस ओमेगा डैश टी। अब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। बच्चों सॉल्यूशन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ओमेगा डैश आ रहा हमारा 2 ओमेगा, मतलब टी डैश आएगा बच्चों t/2। तो याद रखना एसएचएम में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, टाइम पीरियड आधा होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन 2, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और ये भी याद रखना एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एसएचएम नहीं करती बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन करती है। An infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown. An electron is moving with a speed of 10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. बच्चों कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो फोर्स लगता है बच्चों क्यू वी क्रॉस बी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से बच्चों फील्ड कितना होता है μ0I/2πr, ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी इनफाइनाइट वायर होगा बच्चों उससे r डिस्टेंस पे फील्ड दिया जाता है बच्चों μ0I/2πr से, ये तो पहला पार्ट है बच्चों। और दूसरा पार्ट बच्चों कोई भी चार्ज पार्टिकल सपोज इलेक्ट्रॉन है, वो अगर v वेलोसिटी से चल रहा है v मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स लगता है बच्चों E v क्रॉस b। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन, देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी μ0I, करंट कितनी चल रही है बच्चों 5 एम्पियर, ऐसे चल रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इसकी वजह से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर, कितना आएगा μ0, μ0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 4π × 10⁻⁷, I कितना है 5 एम्पियर अपॉन 2π, और R कितना डिस्टेंस कितनी दे रही है बच्चों 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो कितना आ रहा है 2π से 2 बार कट गया, 2 × 5 कितना हो गया बच्चों 10, तो 10⁻⁷
इसको कर दिया 2 इंटू 10, ये हो गया बच्चों 5 इंटू 10 की घात -7 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों फोर्स लगेगा कितना, ईवीबी, ई कितना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻9 -19। ये तो बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, वी कितना दे रखा है बच्चों 10⁵ और बी कितना आया था 5 इंटू 10⁻⁻7। सोल्व करेंगे बच्चों तो 5 इंटू, ये तो कितना हो गया बच्चों 16 8 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 5 -2 -17। अच्छा पाई में ही आंसर है बच्चों, ये कितना हो गया ई वी और बी, 5 करेंगे बच्चों 5 इंटू ये करेंगे 8 आएगा, और ये कितना हो गया -9 -26 -21, ये हो गया बच्चों 8 16 पंजे 80 8, और ये हो गया बच्चों 19 और 26 21 हो गया बच्चों, 8 इंटू 10⁻⁻21। हमारे पास बी था बच्चों म्यू नोट आई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन 2 पाई आर, आर दे रखा था 20 सेंटीमीटर 0.2 मीटर। अच्छा 2 छोड़ दिया अपन ने, 10⁻⁻7 अच्छा ले लिया ना, 5 इंटू 2 10 था, 10 इंटू नीचे कितना था, अच्छा 5 इंटू 2 10 था, एक 10 छोड़ दिया ना अपन ने, नीचे के 5 इंटू 2 10 था, तो 10⁻⁻6 रह गया ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 इंटू 2 तो हो गया 10, तो 10⁻⁻6 अपॉन 0.2, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। अब एफ आएगा बच्चों ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी दे रखा है 10⁻5 और बी दे रखा है 5 इंटू 10 की घात -6, 16 इंटू 5 करेंगे बच्चों आएगा 8, और ये कितना हो गया, ये -1 -18 -20, 8 इंटू 10 की घात -20। 4 ऑप्शन जो है बच्चों उसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को। ये न्यूटन है बच्चों। If force F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimensions of energy। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस से क्या है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो आप क्या कि प्रोपोर्शनलिटी में क्या कि इक्वेशन लिख सकते हैं और सबके डायमेंशन पुट करके एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करके इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। क्या क्या आपको दे रखा है बच्चों, एनर्जी की डायमेंशन आपको बतानी है। तो एनर्जी बच्चों क्या है कि डिपेंड कर रही है, हमने एक कांस्टेंट लिख दिया कि किस किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, फोर्स पर, एक्सेलरेशन पर एंड बच्चों टाइम पर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला पता है आपको, एनर्जी का कितना होता है mL2T-2, और बच्चों फोर्स का पता है, फोर्स का होता है mL_T-2, एक्सेलरेशन का पता है बच्चों L_T⁻², और बच्चों टाइम का पता है आपको T। अब LHS RHS को कंपेयर कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखो एनर्जी को लिख दिया हमने mL⁻²T⁻², ये तो कांस्टेंट है। अब बच्चों हमारे पास क्या है कि फोर्स है mL_T-2, फोर्स की पावर कर दिया हमने x, और एक्सेलरेशन है हमारे पास L_T⁻², उसकी पावर है y, और टाइम की पावर है z। इसे सोल्व किया तो देखो m की पावर तो क्या हो गया, m तो कहीं भी नहीं है x, l की पावर कितना हो गया x प्लस y, और बच्चों t की पावर कितना हो गया -2x -2y प्लस z। अब बच्चों कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखो x की वैल्यू तो मिल गई डायरेक्ट 1,
अब बच्चों x प्लस वाई लेंथ को कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी से, तो LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो x प्लस वाई कितना रहा बच्चों 2। अब बच्चों x अगर 1 था तो y ऑटोमेटिक बना गया है। अब ये लो बच्चों -2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू कितना बच्चों, इक्वल टू -2 है। अब -2x मतलब -2, -2y मतलब -2 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ गया -2। जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो जेड आ गया आपका 2। तो आपका फाइनल रिलेशन आएगा बच्चों, एनर्जी इक्वल टू बनेगा के एफ ए टी पावर 2 एफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर बी, उसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। कॉलम 1 में दे रखा बच्चों रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, pressure exerted by ideal gas, average kinetic energy of a molecule, total internal energy of 1 mole of diatomic gas, 1/3 mn v square rm, v square average value √3 RT upon m, 5/2 RT, 3/2 kT। बच्चों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, हमें बच्चों क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी होती है। कभी भी आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी होती है तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन m। m यहाँ पे मोलर मास होता है। अगर मास गैस मॉलिक्यूल के मास की फॉर्म में लिखा जाए तो स्मॉल m लिख देंगे बच्चों। m होता है गैस मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, और r अपॉन n होता है बच्चों k। प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 mn अपॉन v RMS स्क्वायर, जिसको हम ये भी लिखते हैं बच्चों 2/3 एनर्जी डेंसिटी, जरूरत पड़ेगी आपको, ओके। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों, ये लिखते हैं बच्चों F/2 RT। अगर ट्रांसलेशन की बात होगी तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है बच्चों। और डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो बच्चों उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, 3 ट्रांसलेशन की 2 रोटेशन की। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑप्शन ए, हमारा आंसर मैच कर रहा है 2 से। प्रेशर एक्सर्टेड हमारा आंसर कर रहा है 1 से। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होना चाहिए था एवरेज ट्रांसलेशन, तो बनता अपना 3/2 kT। और बच्चों डायटोमिक गैस के बारे में बात करते तो ये आती 5/2 RT। तो बच्चों ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो बच्चों हम ऑप्शन सी को हमारा करेक्ट आंसर टिक करेंगे। याद रखना ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की जगह एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तब देखेंगे 3/2, ओके, क्योंकि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है बच्चों। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t equal to 0. Let Sn be the distance traveled by the block in time interval t equal to n-1 to t equal to n. Then the ratio Sn upon Sn plus 1 is। बच्चों जब पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन परफॉर्म करता है तो t सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, s इक्वल टू लिखते हैं बच्चों ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर बात करेंगे बच्चों थर्ड सेकंड की, थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच का। बात करेंगे फिफ्थ सेकंड की तो 4 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का। बात करेंगे एन सेकंड की बच्चों n सेकंड एंड n-1 सेकंड की। बात करेंगे बच्चों किसकी n+1 सेकंड की तो n एंड n+1 के बीच का। तो बच्चों n सेकंड में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है u प्लस a/2 2n-1, दैट्स ऑल। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। n सेकंड में जो किसके बीच का है, n एंड n-1 के बीच का, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u प्लस a/2 2n-1 लगाएंगे बच्चों। बात करेंगे बच्चों किसकी n+1 सेकंड की, तो बच्चों किसके बीच का है n+1 और n के बीच का, इसका नाम डाल दिया Sn+1। ये आ जाएगा बच्चों a/2 2n+2 n-1। अब बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं अपन Sn और Sn+1 का, तो कितना आ रहा है बच्चों, ऊपर आ रहा है 2n-1
और नीचे कितना रहा बच्चों 2n प्लस 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर टिक करेंगे। लंबा चौड़ा करना होगा तो फिर आपको लंबा पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर इक्वेशन लगाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। A nucleus with mass number 240 breaks into 2 fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragments is 8.5 mega electron. Total gain in the binding energy in the process। बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अगर क्या है कि न्यूक्लियस में स्टेबल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो स्टेबल प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। तो जब भी एनर्जी लिबरेटेड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोडक्ट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके क्या है कि नीट 24 में आने के भी क्या है कि पूरे चांस है। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी क्या है कि पिछले साल भी नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि किस में ब्रेक हो रहा है बच्चों, 240 वाले की तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी बच्चों, तो रिएक्टेंट की बच्चों बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 240 इंटू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों प्रोडक्ट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों 2 न्यूक्लियर है, 2 इंटू 120 इंटू कितनी दे रखी है आपको 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी करो, ध्यान रखना इसको। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियन के बीच में बनाया जाता है, ये कर्व ऐसा होता है। आयरन 56 न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, ओके, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सॉल्यूशन देखिए, हमें पूछा टोटल गेन, तो बच्चों गेन आएगा देखो 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस ये आ गया 240 इंटू 7.6। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, कितना हो गया देखो 12 इंटू 2 करेंगे, 8.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या 17, 12 96, ये तो हो गया कितना 100 हो गया, 100 इंटू 2 200 हो गया, 12 इंटू 8 करिए तो 100 हो गया, 100 इंटू 2 200, 2000 हो गया, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 6 2 12, 2 14, 7 से करेंगे बच्चों 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 2 14, 2 16, ये होगा 4 12 7 और 17, 1724। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो गया 1724 घटाओगे बच्चों 2000 में से 1700 2 1900, देखो कितने से करा अपन ने, मल्टीप्लाई करा किससे 7.6 से करा, 6 चौक 24, 6 2 12, 2 14, ठीक है। 7 से करेंगे 7 चौक 28, बचेंगे 2, 7 2 14, 2 16, 4 4 8 12, 1 6 7, ये बचेगा बच्चों 8, ये हो जाएगा 1800, 1 6 7 1 8, ये हो गया। 6 से करा 6 चौक 24, बचेंगे 2, 6 2 12, 2 14, 7 से करेंगे 7 चौक 28, बचेंगे 2, 7 2 14, 2 16, 4 4 8 12, 1 6 7 ही तो आ रहा है, 4 8 12, 12 2 1 6 7 8, 1824, और ये कितना रहा था 12 इंटू 8 96, मतलब 100 हो गया, 100 इंटू तो 200, 2000 माइनस इतना 12 इंटू 2, इसको करके देखो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा, 12 8 96, 96 और 6 102, ये गड़बड़ करा इधर, मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 24 पे कर लो सीधा, 24 इंटू 85 करो तो कितना आएगा 5 चौक 20, बचेंगे 2, 5 चौक 5 2 10, 2 12,
8 चौक 32, बचेंगे 3, 8 2 16, 3 19, तो 0 4 2040 आएगा, 2040 आएगा ये। जीरो में से 4 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेंगे 6, और ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये 2, 216 आंसर बचेगा। तो बच्चों जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। 216 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिबरेट होगी, मींस प्रोडक्ट न्यूक्लियर स्टेबल बन रहे हैं। A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of wire. Minimum scale reading 0 millimeter, circular main scale reading दे रखी है 0 millimeter, circular scale reading दे रखी है 52 division. Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 division on the circular scale. The diameter of the wire from the above data. बच्चों जब भी स्क्रू गेज की रीडिंग निकालते हैं तो क्या होती है बच्चों? मेन स्केल रीडिंग, ओके, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बच्चों? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। बच्चों एक क्वेश्चन क्या है कि 100% 1 ईयर क्या, इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट से जरूर आएगा बच्चों। ये लीस्ट काउंट है, इसको क्या लिखते हैं? पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो हमारे केस में कितना आ जाएगा बच्चों? पिच दे रखा आपको कितना मिलीमीटर में, 1/100, ये आ जाएगा बच्चों 0.01 मिलीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। और बच्चों ये दूसरा कंसेप्ट क्या है? रीडिंग क्या लिखते हैं बच्चों? यहाँ कोई जीरो एरर नहीं है, होती तो लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग को माइनस जीरो एरर। यहाँ कोई जीरो एरर का काम नहीं है बच्चों, होती तो क्या है कि अपन लिखते हैं। तो देखो बच्चों कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशन देखिए बच्चों। मेन स्केल रीडिंग तो है नहीं यहाँ पर, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 52। तो बच्चों सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 52 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, तो 0.052 सेंटीमीटर। बच्चों और तो कोई रीडिंग है ही नहीं यहाँ पर, मेन स्केल रीडिंग 0 है, तो यहाँ पर ये रीडिंग हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी को ही हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज। बच्चों क्या है कि सर्किट में आपको डायग्राम दिखा रखा है, अगर कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उस कैपेसिटर में क्या है कि बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं होती, कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। ये हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। अगर बच्चों यहाँ पे हम क्या है कि एक बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो इस पॉइंट का नाम अगर बी है, इसका पॉइंट का नाम डी है, बी और डी पे क्या कि बच्चों वोल्टेज सेम रहेगा, मतलब वीबी इक्वल टू वीडी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है बच्चों। इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर, इससे कोई करंट का फ्लो नहीं होगा बच्चों। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों आप क्वेश्चन इजी हो गया। सी और सी क्या हो गया बच्चों? पैरेलल में होते हैं। अगर बच्चों कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? सी प्लस सी कितना हो गया बच्चों? 2C। तो जो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since। बच्चों क्या है कि लार्ज फोकल लेंथ क्या करती है बच्चों? लार्ज एरिया पे फोकसिंग कर रही है, ओके। और लार्ज एपर्चर क्या करेगी बच्चों? बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्वालिटी विजिबिलिटी बढ़ाती है, ओके। लार्ज एपर्चर बेटर रेजोल्यूशन बताएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब बात करेंगे, ये तो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों, नॉर्मल पोजीशन में जो मैग्नीफाइंग पावर दिखती है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, ये होती है बच्चों एफ अपॉन एफ ई।
तो मैग्नीफाई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एफ ओपन एफ के। याद रखना, अगर कोई स्टूडेंट क्या है कि गलती से ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखने की जगह आईपीस के सामने रख दे, तो यहाँ पे क्या है कि मैग्नीफाई पावर बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसी नहीं होती बच्चों, यहाँ पे एम टाइम्स बढ़ने की जगह एम टाइम्स घट जाती है। तो कितना इफेक्ट आता है बच्चों, 1/m² टाइम्स इफेक्ट होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो क्या है कि सॉल्यूशन में हमारे चारों ही ऑप्शन सही है बच्चों। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। Two charged spherical conductors of radii r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of surface charge densities of the sphere sigma 1 upon sigma 2 is। बच्चों कंडक्शन का क्या है कि कंसेप्ट होता है, कंडक्शन में जब भी दो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर को आपस में ज्वाइन कराते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, ताकि स्टेबिलिटी उनकी बढ़ सके। स्टेबिलिटी कब बढ़ती है बच्चों, जब पोटेंशियल सिस्टम की डिक्रीज होती है। अब बच्चों याद रखना, जब भी क्या है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को ज्वाइन कराएंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएंगे। मान लो और सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। तो कांसेप्ट देखिए बच्चों, अगर बच्चों ये हमारे पास स्फीयर थे, इन पे चार्ज मान लो Q1 Q2 था, इनकी रेडियस बच्चों R1 R2 थी, इनका कनेक्शन कर दिया तो बच्चों इस पे चार्ज मान लो Q1 रह गया, इस पे चार्ज Q2 हो गया। तो Q1 प्लस Q2 जो है ना बच्चों, ये तो Q1 प्लस Q2 के इक्वली रहेगा। मान लो टोटल चार्ज Q है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल चार्ज या जो भी लिखोगे ना अपॉन 4πr1²। दूसरे की लिखोगे तो दूसरी की आ जाएगी बच्चों, ये सिग्मा 1 है, ऐसे ही सिग्मा 2 लिख दोगे। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। वैसे भी सिग्मा प्रोपोर्शनल 1/r होता है, अगर ट्रिक याद रखनी तो याद रखना सीधा। तो देखो बच्चों, पहले तो पोटेंशियल इक्वल कर दिए, तो K/Q1/r1 इक्वल टू क्या हो गया, K/Q2/r2। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, Q1/r1 इक्वल टू आ गया Q2/r2। ये तो हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब सिग्मा 1 क्या होगा, Q1/4πr1²। सिग्मा 2 क्या होगा, Q2/4πr2²। तो ये लो बच्चों, सिग्मा 1/सिग्मा 2 इक्वल टू आ गया Q1/r1² इंटू r2²/Q2। और Q1/Q2 कितना है, R1/R2। तो ये हो जाएगा बच्चों R2/R1। तो जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उसमें चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसी को हम टिक कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और सीधी ट्रिक याद रखनी है बच्चों, तो याद रखना स्फीयर्स के केस में सिग्मा प्रोपोर्शनल होता है 1/r। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। A spring is stretched by 5 centimeter by a force 10 Newton. The time period of the oscillation when a mass of 2 kg is suspended by it। बच्चों जब स्प्रिंग पेंडुलम की बात करते हैं तो टाइम पीरियड दिया था 2π√m/k से। K स्प्रिंग का हार्डनेस कोफिशिएंट है। बच्चों कितना फोर्स लगा है, 10 न्यूटन। माइनस साइन तो बताता, स्प्रिंग फोर्स हमेशा इलोंगेशन कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन होगा। और टाइम पीरियड दिया जाता है बच्चों 2π√m/k से। ये क्वेश्चन सोल्व करने के हमारे कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों सॉल्यूशन देखिए, देखो 10 न्यूटन फोर्स लगाया, के कितना कंप्रेशन आया 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, 5 से ये 2 बार कट गया तो के आ गया बच्चों 200 न्यूटन/मीटर। टाइम पीरियड आएगा बच्चों 2π√m दे रखा आपको 2 kg और के आ गया बच्चों 200। तो ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा बच्चों 2π/10। 2π/10 का मतलब बच्चों 2π होता है 6.28, तो 0.628 हो जाएगा। तो जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसी को हम टिक करेंगे। For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field E and magnetic field B respectively। बच्चों सीधी सिंपल सी बात याद रखनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेशन करते हैं, हमेशा सेम फेज में होते हैं। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं बच्चों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सेम फेज का मतलब क्या होता है बच्चों,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू को ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट ये बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ई डॉट बी जीरो होगा। बस आपको यही देखना है ऑप्शंस में। तो देखो पहले ऑप्शन में जे केप डॉट जे केप के केप, ये तो जीरो होगा नहीं। दूसरे में देखो माइनस जे केप प्लस के केप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिल्कुल। बी में देखो माइनस जे केप प्लस के केप, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस जे केप माइनस के केप के साथ, ये आएगा बच्चों प्लस वन माइनस वन जीरो। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। और को चेक करना नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन होता है, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमारे पास जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बना बच्चों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of the Earth and same mass density is. बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि एस्केप वेलोसिटी को क्या लिखा जाता है? एस्केप वेलोसिटी को लिखा जाता है √2gm अपॉन r, और m क्या है बच्चों? मास, जिसको क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर। तो बच्चों देखो एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? आर स्क्वायर के अंडर रूट के, मतलब आर के प्रोपोर्शनल आ रही है सीधी। तो बच्चों आपने रेडियस कितनी कर दी है? 4 टाइम्स कर दी, तो एस्केप वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो बच्चों चार ऑप्शन जो है इसका सॉल्यूशन देखिए। जब बच्चों मास डेंसिटी सेम है तो एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के बच्चों। तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी नई जो आएगी ये पुरानी की आ जाएगी बच्चों 4/1, 4 गुनी आ जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी 4v। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। In a potentiometer circuit, a cell of EMF 1.5 gives balance point at 36 centimeter length of the wire. If another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire the balance point occurs? बच्चों पोटेंशियोमीटर का सर्किट ऐसा होता है कि यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर के वायर है जो कांस्टेंट मैग्नेटिक का बना होता है। ये प्राइमरी सर्किट में लगा सेल है, और ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड सेल है जिसको अपन कहेगी बैलेंस कराते हैं। इक्वेशन लिखते हैं E = x × L। x क्या बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होती है बच्चों इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की कम वैल्यू को भी ज्यादा करेक्टली मेजर कर पाएगा। ये बच्चों हमारा सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों E प्रोपोर्शनल एल है तो बच्चों 1.5 प्रोपोर्शनल आ रहा 36 के, बच्चों 2.5 प्रोपोर्शनल आएगा एल के, तो 2.5 डिवाइड बाई 1.5 इक्वल टू आएगा L/36। 5 से काटो बच्चों, ये 3 बार कट गया, 3 से बच्चों 12 बार कट गया, तो एल आ गया बच्चों 60 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। The velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d/2, then the viscous force acting on the ball will be। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, जब भी किसी बॉल को विस्कस मीडियम में डालते हैं और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है, इसका मतलब वो क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है कि कैसे आएगा? देखो ये बॉल है, ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। बॉल के मटेरियल की डेंसिटी मान लो बच्चों डी है, जिस मीडियम में बॉल गिर रही है ग्लिसरीन की, उसकी डेंसिटी d/2 है। तो बच्चों ये तो लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स, ये लगेगा इस पे विस्कस फोर्स जिसको लिख लेंगे अपने Fe, ये लिखेंगे बच्चों इसका वेट।
तो बच्चों अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो विस्कस फोर्स हमारे पास आ जाएगा वेट माइनस अब प्लस वेट कितना हो गया बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हो गया बच्चों v इंटू डी बाई टू इंटू जी, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों एम जी बाई टू। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates if the distance between the plates is d and the area of each plate is a and the energy stored in the capacitor is epsilon 0 equal to permittivity of free space। बच्चों कैपेसिटर की प्लेट में एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर लिखा जाता है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी से। तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर डी यहाँ पे प्लेट के बीच का सेपरेशन है, एक किसी एक प्लेट के एक साइड का सरफेस एरिया, ई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड को लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर से, ओके। और v को क्या लिखेंगे बच्चों, E इंटू डी से। अब सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड को लिखेंगे हाफ सी को लिख दिया बच्चों एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी से, v को लिख दिया बच्चों E स्क्वायर डी स्क्वायर से। तो बच्चों यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ए इंटू डी, अगर हम देखेंगे बच्चों हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ए इंटू डी, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उस पर करेक्ट आंसर हमारा मिल रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type semiconductor. An external field electric is applied across each of them. Compare the currents in them. बच्चों चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन होल का क्या है कि मूवमेंट हमेशा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, दोनों की पोलरिटी अलग अलग होती है बच्चों। लेकिन याद रखना बच्चों, एन टाइप जो होता है इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज्यादा होती है बच्चों होल की मोबाइलिटी से। क्यों बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड में, होल कहां पे होता है बच्चों, वैलेंस एनर्जी बैंड में। कंडक्शन एनर्जी बैंड बच्चों क्या है कि न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज्यादा होती है बच्चों होल की मोबाइलिटी से। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है। mobility of electron is more than mobility of hole। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों करंट जो आएगी ना एन टाइप में वो ज्यादा आएगी करंट किससे, पी टाइप से, क्योंकि मोबाइलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की होल से। करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। तो चार ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए बात हो रही बच्चों जीनर डायोड में। ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट। बच्चों जीनर डायोड क्या है कि पॉपुलर डायोड है जिसको क्या है कि हम रिवर्स बायसिंग में ही काम में लेते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है बच्चों। ये ऐसा बच्चों ये आपका कंसेप्ट है। जब क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज बच्चों ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा तो जीनर डायोड क्या है कि ऑर्डिनरी डायोड जैसा काम करेगा, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में भी बच्चों ऑर्डिनरी डायोड जैसा काम करेगा। ये जीनर वोल्टेज है बच्चों, ये आर है, तो यहाँ पे V माइनस वी जेड इक्वल टू लगाते हैं बच्चों I इंटू आर, और I को क्या लिखते हैं बच्चों, ये जीनर करंट और ये बच्चों लोड करंट। लेकिन कब बच्चों, जब V वी जेड से ज्यादा होगा बच्चों। और याद रखना पैरेलल में वोल्टेज जो सेम होता है बच्चों, तो आई एल इक्वल होता है वी जेड अपॉन आर एल। तो जीनर के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम में हो गया। दूसरी बात बच्चों, जब बात करते हैं पोटेंशियल बैरियर की बच्चों, जर्मेनियम के क्रिस्टल में पोटेंशियल बैरियर होता है
0.2 से 0.35 वोल्ट की। सिलिकॉन के क्रिस्टल में बच्चों 0 पॉइंट क्या है, मान लीजिए 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी रॉन्ग है। ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है बच्चों। तो 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन में हम बोलेंगे ए तो हमारा करेक्ट है बच्चों, बी हमारा रॉन्ग है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Polar molecules are the molecules having zero dipole moment, acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges. Acquire a dipole moment only when magnetic field is absent, having a permanent electric dipole moment. बच्चों पोलर मॉलिक्यूल वो है जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ओवरलैप नहीं होते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, जैसे बात करेंगे H2O की, यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ओवरलैप नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। सॉल्यूशन, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन डी को। बच्चों दिया है इफ E and G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E upon G हैज द डायमेंशन। बच्चों थ्योरी का क्वेश्चन है, फॉर्मूले मालूम होने चाहिए आपको, आप कोई की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो E तो बच्चों एनर्जी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है mL2T-2, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। अगर आप भूल गए हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना और सोल्व कर लेना। एनर्जी को मतलब वर्क, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा लेना, सोल्व कर लेना बच्चों। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, E अपॉन G पूछा है तो mL2T-2, G क्या बच्चों m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो ये तो हो जाएगा m⁻2 L⁻⁻1 T पावर हो जाएगा बच्चों 1, m⁻2 L⁻⁻1 T⁻1। एनर्जी L⁻2 L⁻⁻1 L⁻3 T⁻², T⁻, अच्छा T का तो कट गया ना, T का कट गया ना, T का तो 0 हो गया है। m⁻2 L⁻⁻1 T⁻0। तो बच्चों 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो बच्चों ऑप्शन ए को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। Water falls from a height of 60 meter at the rate of 15 kilogram per second to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? G equal to 10 meter per second square। बच्चों पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। ये वर्क है बच्चों, इनटू जो भी एफिशिएंसी होगी बच्चों, इनटू एफिशिएंसी। तो बच्चों सॉल्यूशन देखिए बात, टरबाइन में पावर बतानी है बच्चों, एफिशिएंसी कितनी बच्चों 10% तो लॉस हो गया फ्रिक्शन में, तो 90% ही काम आएगी। और बच्चों डीएम अपॉन डीटी क्वेश्चन दे रखा है 15 kg पर सेकेंड, जी की वैल्यू बच्चों 10 है और हाइट दे रखी बच्चों को 60 मीटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 90, 90 इंटू 9 करेंगे तो आएगा बच्चों 81, 15 इंटू 6 करेंगे बच्चों आएगा 90, एक जीरो हटा दी तो 90 इंटू 9 हो जाएगा बच्चों 81, इंटू 15, 15 तो कर चुके ना, 15 इंटू 10 तो 8100 हो गया बच्चों, तो 8.1 किलोवाट हो गया। तो बच्चों 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे बच्चों।
A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equal to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या है कि कार रेस से स्टार्ट होती है तो v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस एटी, और 6 सेकंड मतलब क्या है कि कार में से क्या है कि जब बॉल गिरी बच्चों उसको 2 सेकंड हुए। तो कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, बच्चों 4 सेकंड पे क्या है कि बॉल को अपने गिराया है ये कार में से, कितने पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे कार की वेलोसिटी कितनी होगी, कार की जो होगी बच्चों वही बॉल की होगी, कितनी होगी, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, ये हो जाएगी बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। अब 6 सेकंड बाद आपको बात करनी है बच्चों, मतलब क्या है कि बॉल को गिरे हुए 2 सेकंड हो गए, तो बॉल की वेलोसिटी बॉल की 2 सेकंड बाद आ जाएगी g इंटू 2, ये भी आ जाएगी बच्चों 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन, ये तो बच्चों क्या है कि कार की वेलोसिटी तो बॉल के पास आएगी आएगी, और बॉल की वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से 20 आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी दोनों 90 डिग्री पर है, 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चों, जी डाउनवर्ड। तो 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बच्चों आपको एक सर्किट दे रखा है, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द टर्मिनल। बच्चों एबीसी आप दे रखे हैं, देखो हमारे पास क्या है कि ये बच्चों देखो यहाँ पे ये एंड गेट बता रखा है, ये भी एंड गेट ये भी बच्चों नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है बच्चों, और ये बच्चों हमारे पास और गेट है, ये एंड गेट है बच्चों, ये नैंड गेट है। तो आराम से आप निकाल सकते हो, देखो देखो बच्चों ये सर्किट डायग्राम जो आपको दिखा रखा है, इस सर्किट डायग्राम में बच्चों क्वेश्चन ये भी हमारा नैंड गेट है, ये भी हमारा नैंड गेट है, और ये हमारा और गेट है। तो देखो बच्चों पहले तो कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, जब ए मिलेगा बी मिलेगा तो बच्चों आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार, और बच्चों यहां पर देखो जब बी मिलेगा सी मिलेगा तो आउटपुट मिलेगा बच्चों बी डॉट सी का बार, और जब बच्चों ये दोनों इस और गेट पे मिलेंगे बच्चों तो हमें आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट सी बार। अब अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, देखो सर्किट में आपको क्या है कि आपको टाइम इंटरवल दे रखे हैं ए बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी बार, बी डॉट सी, बी डॉट सी बार, और फिर ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट सी बार। अब बच्चों जो टाइम इंटरवल दे रखे हैं उन टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। बच्चों ए देखो ये टाइम इंटरवल कितना था, टाइम इंटरवल था 0 से t1, फिर टाइम इंटरवल बच्चों t1 से t2, फिर टाइम इंटरवल बच्चों t2 से t3, फिर टाइम इंटरवल बच्चों t3 से t4, फिर टाइम इंटरवल बच्चों t4 से t5,
फिर टाइम इंटरवल बच्चों T5 से T6, बस इनमें वैल्यू आपको डालनी है। तो देखो बच्चों 0 से T1 में ये है 0, T1 से T2 में B1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये बच्चों 1 है। बी का देखो, बी का बच्चों 0 0, फिर 1 1, फिर ये 0 0। अच्छा सी तो लिखा ही नहीं, सी भी लिखो। सी का क्या है बच्चों 1 1, फिर है 0 0, फिर है 1 1। अब ए डॉट बी देखो बच्चों 0 आ गया, ए डॉट बी बार करेंगे तो 1 आ गया, बी डॉट सी करेंगे तो 0 आ गया, बी डॉट सी करेंगे तो 1 आ गया और ये 1 आ गया बच्चों। अब आप देखो इसको करेंगे ए डॉट बी तो 0 आ गया, ए डॉट बी बार करेंगे तो 1 आ गया, बी डॉट सी करेंगे तो 0 आ गया, बी डॉट सी बार करेंगे तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। 0 से 1 ए डॉट बी करेंगे तो 0, ये आएगा, 1 डॉट 0 करेंगे तो 0, ये आ गया 1 और ये आ गया 1। इसको देखो T3, ये 1 डॉट 1 करेंगे, ए डॉट बी करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 आ गया और इधर से 1 डॉट 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 डॉट 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा, ये 1 आएगा। 0 डॉट 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 डॉट 1 करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे, ये उल्टा लिख दिया ना, ए डॉट बी 0 आया था तो ये 1 हो गया और बी डॉट सी 1 करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसी तरीके से 1 डॉट 0 करेंगे तो 0 आ गया, ये 0 का 1 हो जाएगा, 0 डॉट 1 करेंगे तो 0 आ गया, 0 का 1 आ गया, इधर से 1 आ गया। तो बच्चों सॉल्यूशन में आपने देखा कि आपको क्या कि अल्टीमेटली 5 मिल रहा है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन सी को। A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to same height. The magnitude of the impulse imparted to the ball is nearly g equal to 10 मीटर पर सेकंड। बच्चों सेम हाइट पे रिबाउंस होने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सेम हाइट पे रिबाउंस होने का मतलब कोलिजन इलास्टिक हो गया बच्चों। तो देखो ये आपका क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। बच्चों बॉल को अगर एच हाइट से गिराएंगे तो पता गिरने के समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, उठेगी भी किससे √2gh से। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 2√2gh। तो बच्चों अब सॉल्यूशन देखिए, ये तो क्या था चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इंपल्स होता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम, वो कितना हो जाएगा 2, मास कितना है बच्चों 0.15 इंटू 2√2gh। सोल्व करेंगे बच्चों तो 0.15 इंटू 2 √2gh 2 इंटू 10 इंटू h कितना है बच्चों 10 मीटर। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया बच्चों 100, 100 रूट 2, 100 से 10 बार निकल गया बच्चों, 10 इंटू तो 20 हो गया, 20 इंटू 15 3 हो गया बच्चों, 3√2 हो गया, √2 होता है बच्चों 1.414। तो आंसर हो गया 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जो चार ऑप्शन है बच्चों, इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass
M is suspended from the road at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of M such that the road is in equilibrium. बच्चों रोड के इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है, इस वेज के अबाउट क्या है कि रोड का टॉर्क 0 होना चाहिए. टॉर्क क्या होगा बच्चों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आपका कॉन्सेप्ट है. फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रोड वेक्टर सम ऑफ टॉर्क 0 होना चाहिए. अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों? जो लटका रखा है वही बता रहे हैं आपको. ये 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर लटका बच्चों 2 kg, और ये वेज बना रखा है बच्चों 40 सेंटीमीटर वाले मार्क पर. 40 सेंटीमीटर वाले का मार्क का मतलब ये है 20 सेंटीमीटर. और बच्चों रोड का मास है 500 ग्राम, जो कहाँ पे होगा बच्चों? 100 सेंटीमीटर पे. 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? ये 40 सेंटीमीटर था ना, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर कितना मास लटका है बच्चों? 500 ग्राम. और बच्चों एम ग्राम लटका हुआ है कहाँ पर? 160 सेंटीमीटर पर. मतलब ये 40 था बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से 120 सेंटीमीटर पर. अब इसका इक्विलिब्रियम कर दीजिए बच्चों. सॉल्यूशन देखिए, देखो इसका टॉर्क इधर आएगा बच्चों, वेज का अबाउट, इसका टॉर्क इधर आएगा, इसका टॉर्क, दोनों के टॉर्क इक्वल कर दो. तो 2 kg का 2 इंटू 0.2 इक्वल टू कर दीजिए 500 ग्राम मतलब 0.5 इंटू आ गया बच्चों 0.6, और एम ग्राम इसको कर देंगे अपन एम इंटू 10⁻³ और ये कितना है? 1.2. बस सोल्व कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 0.4, ये कितना हो गया? 0.30 प्लस 1.2 m. मास एम है, एम ग्राम नहीं है, एम ग्राम नहीं बच्चों, मास एम है, तो एम ही लिखो ना उसको. केजी वेजी कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको केजी में ही है पहले से ही. वो एम इंटू डिस्टेंस कितनी इसकी? 120 मतलब 1.2. बस सोल्व कर देंगे 0.4, तो ये तो बचेगा 0.1 इक्वल टू 1.2 m, तो ये बचेगा 1/12 kg. एम आएगा बच्चों 1/12 kg. तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. A point object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance. So बच्चों convex lens की focal length पॉजिटिव होती है, फॉर्मूला होता है 1/v minus 1/u equal to 1/8. ये क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है. ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर पर. बच्चों फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी. प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होता है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज होती है. अब बच्चों सॉल्यूशन देखिए. पहले बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f दे रखिए इसकी 30 सेंटीमीटर. तो बच्चों सोल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू आ गया 1/30 माइनस 1/60, तो ये आ गया 1/60. तो बच्चों v1 बन रही है 60 सेंटीमीटर पर, इमेज बनी 60 सेंटीमीटर पर. अब बच्चों इमेज अगर 60 पे बनेगी तो देखो ये ऐसा है. ये इमेज बन रही 60 पे मतलब 20 सेंटीमीटर बनेगी. अब 20 पे बनेगी बच्चों तो वापस देखो ये रिवर्स आएगी, जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ये 20 पे इमेज बनेगी. अब ये इमेज जो बच्चों इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. फिर से देखो लेंस के लिए 1/v फाइनल माइनस 1/u. u कितना जब बच्चों 40, ये 20 था तो 20 ही हो जाएगा. u नेगेटिव होगा बच्चों इक्वल टू 1/f.
क्योंकि मेजरमेंट यहां से करेंगे इंसिडेंट इक्वल टू 1/f पॉजिटिव बच्चों, f कितना दे रखा आपको 30, इसको सोल्व करेंगे बच्चों 1/v2 इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों 60 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 3, तो यह आया बच्चों माइनस 1/60, तो v2 आया माइनस 60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज बनेगी बच्चों लेंस से उधर 60, मतलब यहीं पे इमेज बनेगी, इसका मतलब प्लेन मिरर से बनेगी बच्चों 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, और वर्चुअल होगी बच्चों। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप चाहो तो मैग्नीफाई कर सकते हो बच्चों, इसका m1 इंटू m2 इंटू m3 कर देना। ओके, A step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary circuit? बच्चों पावर लॉस को इग्नोर करना है, तो याद रखना आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया। आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट होता है इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर इक्वल टू होता है बच्चों आउटपुट पावर, क्योंकि कोई लॉस नहीं है ना। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, आपको पावर दे रखी 44 वाट, और बच्चों इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट, इनपुट करंट है आईपी, तो आईपी आ जाएगा बच्चों 44/220। काटेंगे बच्चों तो ये 2 बार मतलब 0.2 एम्पियर। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। Three resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3/I1 of the current in terms of resistance is used in the circuit. बच्चों पैरेलल में क्या होता है, करंट क्या है कि रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। जंक्शन लो क्या होता है बच्चों, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट होगा I1 इक्वल टू होगा बच्चों I2 प्लस I3। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, तो बच्चों I2 इंटू R2 इक्वल टू आएगा I3 इंटू R3। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे क्या है कि I2 इंटू R2 से I2 हमारे पास आ गया I3 R3 अपॉन I2 R2, तो बच्चों I1 आ गया हमारे पास I2 प्लस I3, I2 को लिख दिया हमने I3 R3 अपॉन R2 प्लस I3, तो बच्चों I1 अपॉन I3 इक्वल टू आ गया R3 अपॉन R2 प्लस 1, मतलब R3 प्लस R2 अपॉन R2। तो बच्चों I3 अपॉन I1 ये हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो 4 ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। इन द प्रोडक्ट F इक्वल टू Q V क्रॉस P Q V क्रॉस BI के प्लस BJ के प्लस B नोट के फॉर Q इक्वल टू 1 V इक्वल टू 2I के प्लस 2J के प्लस 4 के 6 के एंड F इक्वल टू 4I के माइनस 20J के प्लस 12 के व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर V। बच्चों क्या है कि LHS को इक्वल टू RHS करना है आपको, और आपको पता होना चाहिए I क्रॉस J क्या होता है, J क्रॉस K I होता है, K क्रॉस I क्या होता है बच्चों, J होता है। बस ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, LHS को RHS से सोल्व कर दीजिए। तो देखो F कितना दे रखा आपको 4I के, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। I केप J केप एंड K केप एंड LHS इक्वल टू कर दीजिए बच्चों RHS। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, देखो F कितना दे रखा है 4I केप माइनस 20J केप प्लस 12K केप इक्वल टू Q तो दे रखा 1,
V क्रॉस B करना है, तो I कैप, J कैप, K कैप। V कितना दे रखा है 2, 4 एंड 6। B कितना दे रखा है B एंड B नोड। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, तो I कैप ये आ गया 4B नोड माइनस 6B माइनस J कैप ये आ गया 2B नोड माइनस 6B प्लस K कैप ये आ गया 2B माइनस 4B। तो कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं, तो देखो क्या क्या मिल रहा है। 2B माइनस 6B मतलब माइनस 2B इक्वल टू मिला 4, तो B इक्वल टू आ गया -2। आपको एक्सप्रेशन पूछा है B का, 2B माइनस 6B, 2B माइनस 4B, तो -2B, और ये कितना था, K कैप था ना, तो K कैप था तो इसको K कैप लिखो ना। 2B इक्वल टू कितना लिखा 12, तो B इक्वल टू कितना आ गया -6, B आ गया -6। एक ही ऑप्शन है, इसी तरीके से गया कि आप कंपेयर कर लेना, तो आपको आंसर एक ही दिख रहा है, तो इसको टिक कर देते हैं आंसर B करोगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। A particle of mass m is projected with the velocity v equal to kve, k less than 1 from the surface of the, here v is escape velocity, the maximum height above the surface reached by the particle। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ये योर कंसेप्ट। बच्चों जब भी मैक्सिमम हाइट निकालनी होगी, आप लगाना v स्क्वायर आर ई डिवाइड बाई 2g आर ई माइनस b स्क्वायर। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, तो यहाँ पे h मैक्सिमम आएगा, v स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, k स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो जाएगा 2gr माइनस k स्क्वायर v स्क्वायर। सोल्व करोगे तो k स्क्वायर अपॉन, देखो v स्क्वायर 1 माइनस k स्क्वायर आ जाएगा। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, साथ में r तो आएगा ही आएगा। चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उनमें से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी। आप यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, पर लंबा पड़ेगा आपको। कैसे लगाओगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी क्या लगाओगे, इतनी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगाओगे, काइनेटिक की 0 हो जाएगी। बस सोल्व कर लेना, दिस एनर्जी इक्वल टू दिस एनर्जी। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, प्योर कॉन्सेप्ट। वैसे आप चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं, मास कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बच्चों बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल इक्वल टू स्मॉल ड्रॉप ऑन पोटेंशियल डिवाइड बाई n की पावर 2/3। इसको बच्चों स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल है, स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल इक्वल टू बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल डिवाइड बाई n की पावर 2/3 होता है। तो बच्चों बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल आ जाएगा, स्मॉल पे पोटेंशियल कितना है बच्चों v, और n की पावर 2/3, तो 27 की पावर 2/3, 27 को कर दोगे 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 9v। वरना चार्ज कंजर्वेशन मास कंजर्वेशन लगा देना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों। ये सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये आपके पास क्या है कि 21 के क्या है कि पेपर के सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, चार्ज कंजर्वेशन लगाते और मास कंजर्वेशन लगाते। मास कंजर्वेशन रेडियस का रिलेशन आया था, चार्ज कंजर्वेशन चार्ज का रिलेशन आया था, और छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल निकाल देना, बड़ी ड्रॉप पोटेंशियल निकाल देना। ओके बच्चों।